बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान। मुझे ज़ाती तौर पे जो सबसे ज़्यादा खुशी हुई ये बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते हुए शौकत तरीन साहब की, जब उन्होंने कहा कि हमें ज़राअत के शोबे में काम करना होगा। ये हम पीट पीट के थक गए, कह कह कर थक गए। मेरे ख्याल में शायद मुझे ऐसा लगना शुरू हो गया था कि मैं अकेला सहाफ़ी रह गया हूँ जो इसके ऊपर बात कर रहा हूँ। हर थोड़े अरसे के बाद हम किसानों का इशू उठाते हैं, हम उनकी बात करते हैं, उनके लिए हक मांगते हैं, उनके लिए बेहतर खाद की डिमांड करते हैं, उनके लिए बेहतर पेस्टिसाइड की डिमांड करते हैं, बेहतर बीज की डिमांड करते हैं। हम ये कहते हैं कि ज़राई शोबे के अंदर जो है वो इनकलाब लाया जाए, उसमें तहकीकात की जाएँ, उसके अंदर जो है वो रिसर्च की जाए और जो रिसर्च सेंटर बने हुए हैं उनको फैसिलिटेट किया जाए। बेहतर बीज होना चाहिए, बेहतर फसलें होनी चाहिए। पर एकड़ हमारी पैदावार दुगनी हो सकती है और हम दुगनी गंदम पैदा कर सकते हैं, दुगनी अजनास पैदा कर सकते हैं। कपास जो हम पैदा करते थे सबसे ज़्यादा, यानी पंजाब में जो है वो ये आधी रह गई है ऑलमोस्ट, या आधी से भी कम है, और सिंध के अंदर भी बहुत कम हो गई है। कपास में हमने बड़ी मार खाई है। अभी ये एक महीना ऐसा है जब कपास की काश्त हो रही है। क्या किसानों को कपास के लिहाज से अब तक कोई सपोर्ट प्राइस की यकीन दहानी करवाई गई है? कल इसके ऊपर मैं एक पूरा प्रोग्राम करूंगा, ना सिर्फ हमारे किसान के नुमाइंदगान को लेकर आऊंगा बल्कि दीगर तज्जियाकारों के साथ भी बैठेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने कुछ गलत फैसले किए थे या मुश्किल फैसले किए थे। शौकत तरीन साहब के हवाले से अगर मैं बात करूं, उन्होंने कहा था कि IMF की मुश्किल तरीन शराइत के बावजूद हुकूमत ने उनके साथ मुआहदा किया था। तो क्या ऐसी मजबूरियां थी कि हमें वो मुआहदा करना पड़ा और इतनी मुश्किल शराइत के ऊपर हम चले गए? और ये शिकायत जो है वो अपोजिशन के लोग करते रहे हैं हफीज़ शेख साहब से कि आपने IMF की ज़्यादा सख्त शराइत को मंजूर किया है, जिसका असर पाकिस्तान की GDP के ऊपर पड़ा है, जिसका असर पाकिस्तान के आम आदमी के ऊपर पड़ा है और महंगाई बढ़ी है। और ज़राई पॉलिसी जिसकी अब बात की जा रही है, गुज़िश्ता 3 सालों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत एक बेहतर ज़राअत के शोबे में पॉलिसी क्यों नहीं दे पाई? अब जब मैं बात कर रहा हूँ, थोड़े दिन पहले कह रहे थे कि इंडिया से कपास मंगवानी है इसलिए कि पाकिस्तान में कम पैदा हुई है। तो पाकिस्तान में कपास अगर ज़्यादा पैदा करनी है तो किसान को उसका इंसेंटिव दीजिए, किसान को उसका फ़ायदा दीजिए। पाकिस्तान में ज़्यादा कपास पैदा होगी, जब हमारे मुल्क में कपास पैदा होगी तो हमें सस्ती पड़ेगी, हम उससे जो है प्रोडक्शन करेंगे, फैसलाबाद की इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से चलेगी और फिर आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, तो आपको उसमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। बजाय इसके कि आप बाहर से कपास इंपोर्ट करें, फिर यहाँ पे उसमें वैल्यू एडिशन करें, उसको बनाएं और फिर यहाँ से चीज़ें वापस आप एक्सपोर्ट करें, तो दूसरे मुल्कों को फ़ायदा देने की बजाय अपने मुल्क में फ़ायदा उठाएं और यहाँ पे पॉलिसी दें। ये वो वक्त है जब किसान कपास की काश्त कर रहा है। कपास हमारी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। गंदम की पैदावार में हम पीछे चले गए, हमें उसको बढ़ाना होगा। हमें जो गन्ने की काश्त लग गई है कपास के इलाकों के अंदर, उसको भी कम करके वापस कपास की तरफ आना होगा और कोशिश करनी होगी कि कपास किसान लगाएं, उनको फैसिलिटेट किया जाए, उनको बेहतर प्राइस ऑफर की जाए और उनको यकीन दहानी करवाई जाए कि कपास की फसल में उनको मार नहीं पड़ेगी। ना को बेहतर बीज दिया जाए बल्कि उनको गाइड भी किया जाए। क्या हुकूमत ये सारा कुछ करने के लिए तैयार है? इन चीज़ों से बातचीत का आगाज़ करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, मैं तारुफ करूँ, कंवल शोज़ब हमारे साथ मौजूद हैं, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। कंवल शोज़ब साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सेनेटर हमारे साथ फरहानुल्लाह खान साहब मौजूद हैं PMLN से, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। हमें अखूनज़ादा चट्टान साहब ने ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले कंवल शोज़ब साहब, आप बताएं कि IMF की मुश्किल शराइत क्यों कबूल की गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच इमरान। मैं इंट्रोडक्शन इतना सुन नहीं सकी, मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, लेकिन जो शौकत तरीन साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन की। थोड़ा सा इकनॉमिक बैकग्राउंड मैं बता दूं। इस सारे फसाद की जड़ बनी पाकिस्तान का जो एक आर्टिफिशियल रेट पे रखी गई ओवर रेटेड करेंसी थी, जिसमें डॉलर को जानबूझ के सस्ता रखा गया। इसहाक डार साहब की बड़ी मेहरबानी, जिनको सारे समझते हैं कि बहुत ज़बरदस्त वो इकनॉमिक साइंसदान है, वो पाकिस्तान के वर्स्ट इकनॉमिक हिटमैन के तौर पे साबित हुए, क्योंकि ओवर रेटेड करेंसी के नतीजे में आपका ट्रेड गैप बढ़ा, इंपोर्ट्स बढ़ गई, एक्सपोर्ट्स $25 बिलियन से ड्रॉप करके 20 पे गई और बहुत मुश्किल से वापस $22.8 बिलियन पे आई। जो ट्रेड गैप 14 या 15 बिलियन डॉलर का हुआ करता था वो 40 बिलियन डॉलर पे चला गया और उसके नतीजे में जो खसारा बना, करंट अकाउंट डेफिसिट, वो बढ़ गया।
तो ओवरऑल पाकिस्तान के जो रिजर्व्स थे वो इन्होंने झोंकने शुरू कर दिए। तो जिस वक्त हमें पाकिस्तान हमने लिया है तो इंतहाई खस्ता हाल और एक इकोनॉमिक डिफॉल्ट के नज़दीक मुल्क जो है वो दिया गया। उस वक्त बेल आउट करने के लिए बहुत ज़रूरी था कि IMF का पैकेज लिया जाता, और ये 22वां पैकेज था, IMF का 22वां प्रोग्राम था जो पाकिस्तान लेने जा रहा था, क्योंकि उसके अलावा अगर हम ना करते तो पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट कर सकता था। अब IMF क्योंकि 21 दफ़ा पहले भी दे चुका है और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स थे जो पाकिस्तान ने कंप्लीट किए जिसमें बड़े बड़े इकॉनमी के दावेदार मौजूद हैं, दोनों पार्टीज़ ने मिल के जो है ये लेते रहे मुख्तलिफ टाइम पे जो प्रोग्राम्स थे। तो उन्होंने एक लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डिसिप्लिन की भी बात की, जो फिस्कल डिसिप्लिन होता है, और उन्होंने ये चीज़ श्योर की कि जो चीज़ें आपको ज़रूरी हैं, मेयर्स लेने ज़रूरी हैं, यानी कि एक फ्लेक्सिबल आपको रेट चाहिए है करेंसी का, जिसको आप मतलब जो मार्केट डिटर्मिन करती है या जो एक्चुअल आपकी वैल्यू ऑफ करेंसी होती है उसके मुताबिक चलता है। और भी बहुत सारे करेक्टिव मेयर्स थे। एनर्जी सेक्टर में बहुत सारे इन्होंने जो दिखाए कुछ से हाथी के दांत और बना हुआ कुछ और है कि कैपेसिटी पेमेंट की चार्जेस में 25-25 सालों के अगले कॉन्ट्रैक्ट बुक किए हुए हैं। उस सारे को देखते हुए उन्होंने ये चीज़ वो हमेशा डिमांड करते हैं, ज़्यादातर डिमांड करते हैं कि आप अपना फिस्कल डिसिप्लिन भी लेकर आएं ताकि लॉन्ग टर्म में ये चीज़ें ख़त्म हो और फिर आप जो है वो एक सक्सेस। देखिए, पहले तो वो हैरान होते हैं आपकी प्लानिंग के ऊपर कि आपको जो चीज़ जितनी चाहिए थी आपने उससे ज़्यादा बना ली। एनर्जी की अगर बात करें तो, और आपने उस कीमत के ऊपर एनर्जी के मंसूबे लगाए जिस कीमत पे पूरी दुनिया में कहीं नहीं लग रहे। अमीर तरीन मुल्क भी उतने पैसों में नहीं लगा रहे जितने पैसों में आप लगा रहे हैं। पहले तो वो हैरान होते हैं, फिर वो आपको कहते हैं कि जनाब, फिर वो परेशान होते हैं कि हमारे पैसे वापस कैसे आएंगे। तो उसका एक ही हल है कि आप महंगाई करें पाकिस्तान में। देखिए इमरान, आप बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट कर रहे हैं। महंगाई तो उस वक्त ही होती है जब एक्सचेंज रेट आप चेंज करते हैं। आपको पता होगा मिफ्ता इस्माइल साहब जब तशरीफ लाए थे इसाक डार के जाने के बाद, और ये पूरी इनकी जो शिफ्ट हुआ था, चेंज हुई थी जब शायद खाकान अब्बासी साहब आए थे, तो उन्होंने भी वो आर्टिफिशियल जो 100 रुपए का इन्होंने डॉलर रखा हुआ था उसको चेंज करके 127 पे ले गए थे। और उस वक्त भी जो डेप्रिसिएशन हुई थी उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी चेंज हुई थी। और ये अगर आपकी ओवर रेटेड करेंसी हो तो उसका नुकसान ये होता है कि आपकी कोई एक्सपोर्ट्स बाहर नहीं जाती हैं, उस वैल्यू पे नहीं जाती हैं। तो अब जब IMF ये चीज़ें, और मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, बेरोजगारी बढ़ती है। और मैं समझती हूँ कि ये फर्स्ट इनके जो थी जिनको ये बड़ा क्लेम करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है वो फाइनेंस के नीचे आता था, फाइनेंस डिवीजन के नीचे। और मैं चैलेंज से कह रही हूँ कि 5.8 की जो ग्रोथ रेट दिखाते रहे हैं, इतने बड़े ट्रेड गैप और इतनी ड्रॉप्ड इंपोर्ट्स, क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट्स, और ढेर सारी आप इंपोर्ट करेंगे, यानी खर्चा आप ज्यादा किए जा रहे हैं और आप कह रहे हैं ग्रोथ हो रही है, तो ये बिल्कुल गलत था। ये कोई इकोनॉमी की थ्योरी आप दिखा दें इकोनॉमिक्स की जिसमें इस तरह हो रहा हो कि आप कमान आ रहे हो, खर्च रहे हो कर्जा लेके, और आपके वाह वाह बड़ी तरक्की हो रही है मुल्क में। तो ये एक इन्होंने नंबर फजिंग करते रहे हैं। दूसरी बात ये है जो आज इन्होंने बात की, देखिए हमने एक बड़ा सक्सेसफुल स्टेबलाइजेशन पीरियड गुजारा है, और स्टेबलाइजेशन के बाद आप ग्रोथ बढ़ाने का तरीका ये कि मुल्क में जॉब क्रिएशन हो आप, और उसका सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, आपकी इंडस्ट्री चल रही हो, एक्सपोर्ट्स बढ़नी शुरू हो, आप खुद प्रोडक्शन कर रहे हो और आपकी चीज़ें जो है कमोडिटीज़ वो दुनिया खरीद रही हो। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये सारे मामला चल रहे हैं। टेक्सटाइल सेक्टर में भी, कंस्ट्रक्शन में भी रिवाइवल हो रहा है, छोटी लूम्स चलनी शुरू हो गई है। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के लिए स्पेशल जो है वो बैंक से फाइनेंस करने का तरीका दिया गया है। बाहर से भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो जो रोशन डिजिटल अकाउंट में पैसा आ रहा है उसकी वजह से हमारे पास क्वेश्चन पैदा हो गया है कि हम लोगों को पैसा लेंड कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह वो बेहतरी आएगी। और जो है अपने एग्रीकल्चर सेक्टर का कहा, क्योंकि मैं उसके ऊपर बाद में आता हूं, मैं वो आपके पास लेकर आता हूं। एग्रीकल्चर का मामला में मेरे पास पूरे फैक्टर्स मैं ले आता हूं आपके पास, मैं आपके पास ले आता हूं। एग्रीकल्चर पॉलिसी क्यों नाकाम हुई, मैं आपके पास उस पर डिटेल में मैं आपके पास ले आऊंगा। मेरे पास हर साल का डाटा है, मैंने इसके ऊपर काम किया हुआ है लगातार 2014 से अब तक। मैं अफनानुल्लाह खान साहब पहले आपके पास आ जाता हूं। 2014 से लेकर अब तक लगातार आपकी कपास की पैदावार में कमी हो रही है पाकिस्तान में, बदकिस्मती से। ये चंद लोग हैं जिनकी शुगर मिलें, और उनकी शुगर मिलों के लिए, उनके गड्ढे के लिए, थोड़े से मुनाफे के लिए कपास को जानबूझकर निगलेक्ट किया गया है। अगर आप इसका उतार चढ़ाव देखें, बल्कि उतार ही उतार है, चढ़ाव तो है ही नहीं, तो ऐसा लगता है कि एक माफिया कपास की फसल के पीछे पड़ा है और वो ये चाहता है कि पाकिस्तान में कपास तबाह हो जाए, बाहर से इंपोर्ट की जाए, उसमें भी मुनाफा कमाए।
और पाकिस्तान जो है वो नीचे की तरफ जाए। खासतौर पे कपास के इशू के ऊपर ऐसा लगता है कि ये प्लानिंग के साथ हुआ है और ये एकदम नहीं हुआ, ये लगातार पिछले 60 सालों की कहानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आप कपास वाली बात के ऊपर मैं आ जाता हूँ, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त सबसे जो पाकिस्तान का बड़ा मसला है वो ना पाकिस्तान की इकॉनमी है, ना इन्फ्लेशन है, ना एक्सपोर्ट्स हैं, ना इंपोर्ट्स हैं, बल्कि जिस ढिठाई के साथ हुकूमत झूठ बोलती है सुबह शाम, वो सबसे बड़ा इस वक्त पाकिस्तान का मसला है। आप देखें कि अभी इन्होंने फरमाया, मेरी बहन ने, कि 20 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट हम छोड़ के गए हैं। हालांकि 23.6 बिलियन डॉलर की हम एक्सपोर्ट छोड़ के गए। मैंने अभी चेक किया। 22.8। अब आप मुझे बताएं इसका क्या, अब आप इसका आप सुन लेना मेरी पूरी बात। आप इस बात का क्या इलाज है? आप मुझे बताएं ना, इसका कोई इलाज है आपके पास? आपने मेरी बात गौर से नहीं सुनी। 22.8 बिलियन डॉलर मैंने बताया आपको। मैंने आपकी पूरी बात सुनी है। 23.6 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट थी 2018 में। मैं करेक्ट कर रही हूं आपको। आप या फिर आप अपनी खुद ही बात कर लिया करें, फिर मुझे करने ना दिया करें। आपकी सारी बात सुनिए। आप लिख लें इसको, बाद में बता दीजिएगा, पहले खान साहब को बात करने दें। जी खान साहब फरमाइए। मुझे बात तो कर लेना। मैं ये कह रहा हूं कि देखें, जो आप बात कह रहे हैं, कपास की जो पैदावार है वो 45% कम हुई है खाली एक साल में। और ये आप बात ठीक कह रहे हैं कि शुगर माफिया जो है, मसला ये होता है कि माफियाज आपके मुल्क में बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपने उनके ऊपर नज़र रखनी होती है। जब आप उनको खुला छोड़ देते हैं तो फिर वो जो उनके जी में आता है वो करते हैं। इसलिए पिछले एक साल में कपास आती हुई है और ये और मजीद कम हो जाएगी। अगर हमने इसको क्या कहते हैं सही तरह एड्रेस नहीं किया इस इशू को, तो ये और कम होती जाएगी। फिर मुझे आप एक बात बताएं, ये कहते हैं कि जी आर्टिफिशियली हमने सारा कुछ किया हुआ था। आर्टिफिशियली 50 रुपए किलो चीनी मिलती थी, आर्टिफिशियली 35 रुपए किलो आटा मिलता था, अब 10-11 रुपए यूनिट जो है बिजली के मिलते थे। ये आर्टिफिशियली मिलते थे, क्या कहते हैं लोगों को। कोई खुदा का खौफ करे। देखें, मैं ये कहता हूं कि कम से कम फिगर ही सही बता दें, जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स देता है वही फिगर बता दें आप। लेकिन इस तरह टीवी पे आके सफेद झूठ ना बोले लोगों के सामने। इस मुल्क के ऊपर खुदा का वास्ता रहम करें। देखें, ये झूठ बोलने से गुड गवर्नेंस नहीं आएगी, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं। मेहनत करने से और सच बोलने से गुड गवर्नेंस आएगी। और मैं देखें, ये आज बोलते हैं कि इसाक डार साहब इकोनॉमिक हेडमैन थे, 6% जीडीपी वाला इकोनॉमिक हेडमैन था। सस्ता क्या कहते हैं, जब हर चीज सस्ती थी वो इकोनॉमिक हेडमैन था। और ये ऊपर से फरिश्ते आए हुए हैं जो कि इन्होंने मुल्क का सत्यानाश करके पूरे मुल्क का इकोनॉमी का जनाजा निकाल दिया। और ये शौकत तरीन साहब कह रहे हैं कि 13% इंटरेस्ट रेट पे ले गए, डॉलर 160-70 के ऊपर ले गए, मुल्क की इकोनॉमी का जनाजा तो निकलना था। तो भाई ये आपका फाइनेंस मिनिस्टर, आपके पिछले फाइनेंस मिनिस्टर की रिपोर्ट दे रहा है, ये हम नहीं दे रहे। तो आप ये लोग अवाम को बेवकूफ़ बनाना बंद करें, अवाम को सच बताएं कि आप लोग निकम्मे थे, आप लोग नाअहल थे, आप लोग अपनी चोरी चकारियों में फंसे रहे और आपने तवज्जो ही नहीं दी मुल्क की इकोनॉमी का जनाजा। खान साहब, मैं आपके सामने डाटा रख देता हूं। खान साहब, मैं आपके सामने डाटा रख देता हूं कि पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में सिर्फ 2011 में कपास में 22% इजाफा हुआ था। उसके बाद 2013 के अंदर 2012 में माइनस हो गई कपास, यानी 12% कम पैदा हुई। उसके बाद 2013 में 2% बढ़ी, 2014 में 11% बढ़ी और 2015 में 34% पैदावार कम हुई। ये नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में 34% 2015 में कम हो गई। 2016 में 10% बढ़ी, 2017 में 6% बढ़ी, 2018 में जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो 7% कम हो गई और 2019 में 18% कम हो गई और 2020 में मजीद 27% कम हो गई। तो पीटीआई के दौर में ये सारा नेगेटिव ही रहा है। आपके दौर में पॉजिटिव भी होता रहा, बीच में नेगेटिव भी होता रहा, लेकिन ओवरऑल कपास कम ही होती गई है। नेगेटिव ज्यादा रहा पिछले 3 अदवार से और पॉजिटिव कम रहा। तो हमारी कपास की पैदावार डैमेज हुई है, इसके लिए सब जिम्मेदार हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ के दौर में पॉजिटिव का तो अभी तक रेशो बना ही नहीं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखें हमसे अगर कहीं कोई गलती हुई है तो हम वो मानने के लिए तैयार हैं। हम यहाँ पे बैठ के ये मैं नहीं कहूँगा क्या कहते हैं कि फिगर ही गलत है, या मैं कोई फिगर ही गलत कोट करना शुरू कर दूँ। आपने अगर ये बिल्कुल निकाली है, ठीक निकाली होंगी, लेकिन बात ये देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर कपास की पैदावार ठीक नहीं होगी, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी टेक्सटाइल पे आएगा, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी एक्सपोर्ट पे आएगा। और आपका जो इशू है कि आपके पास डॉलर नहीं है, वो सारा का सारा वहीं से क्या कहते हैं एक्चुअली स्टार्ट होता है। तो मेरा ये ख्याल है कि इसके ऊपर तवज्जो देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये पहली दफ़ा 3 साल में
मैं ये बात कहने जा रहा हूँ कि इन्होंने डॉक्टर वकार को रखा, जो हमारे बंदे थे, जिन्होंने हमारे इसाक डार साहब की टीम में, जिसको ये कहते हैं ना इकोनॉमिक हिटमैन, उनकी टीम के बंदे को उन्होंने लाके बिठाया। उन्होंने इनको समझाया कि भाई ये तुम्हारी डायरेक्शन ही गलत है, तुम लोग करंट अकाउंट की कहानियां सुनाते रहे हो। आपका जीडीपी ग्रो करता है तो आपकी बोरिंग की कैपेसिटी ग्रो करती है। आप मुल्क के अंदर बिजली के कारखाने इसलिए लगाते हैं ताकि अब गालिबन यही बात गालिबन शौकत तरीन साहब यही बात कर रहे हैं कि जीडीपी में और इस्तेहकाम में दोनों चीजों के अंदर बैलेंस लेकर आना पड़ेगा। खाली आप बैलेंस के चटेंगे तो फिर आपका, अगर आप बैलेंस नहीं लेकर आएंगे, जीडीपी को नहीं बढ़ाएंगे, तो एक तरफ चलते चलते आप जितना मर्जी पैसा जमा करें तो वो महंगाई और लोगों के ऊपर असरात उसके बढ़ेंगे और नमू आपकी नहीं होगी, जीडीपी आपकी नहीं बढ़ेगी। ये जरा मुश्किल चीजें आम आदमी को समझ नहीं आती। कपास पे वापस आते हैं। मैं अखूनज़ादा चट्टान साहब, इंतहाई माजरत, लेकिन ब्रेक के बाद आते ही ये कपास वाला इशू मैं आपके सामने रखता हूं और एक और डाटा, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नादरीन। अखूनज़ादा चट्टान साहब, ये पॉलिसीज़ का मामला है और जो मौजूदा वज़ीर ख़जाना है उनको लगता है कि हमने सख्त शराइत IMF की मानी और उसके लिए वो ज़िम्मेदार करार दे रहे हैं उस खसारे को जो पिछली हुकूमत से मुंतकिल हुआ था। और अब वो ये कह रहे हैं वो बातें जो अपोजिशन कर रही थी, यानी ज़राअत के ऊपर तवज्जो देनी पड़ेगी, महंगाई को कम करना पड़ेगा, मिडल मैन को लगाम डालनी पड़ेगी, और इसके अलावा वो एक और बात कर रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि टैक्सेस को बढ़ाने की बजाय इसके नेट में इजाफा किया जाए। फिर वो GDP की ग्रोथ की बात कर रहे हैं। ये वो चीज़ें हैं जिनके बारे में अपोजिशन बार बार पॉइंट आउट करती रही, लेकिन हफीज शेख का फॉर्मूला मुख्तलिफ था। आपको क्या लगता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, बिल्कुल ये जो फार्मूला पेश कर रहे हैं ये आजमाया हुआ फार्मूला है। ये हमने अपने 2008 से 2013 तक हमने उसको आजमाया था और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट सामने आ गए थे। लेकिन ये जो कसूर है ये पिछली गवर्नमेंटों का नहीं है। ये जो इस मुल्क पे ये लाडले को मुसल्लत किया है और सेलेक्ट किया है, ये इसका कसूर है। जिन्होंने कहा था कि हम मर जाएंगे लेकिन IMF के पास नहीं जाएंगे, अगर मैं IMF के पास गया तो मैं खुदकशी कर लूंगा, और सारे लोग कह रहे थे कि आप IMF के पास जाए। फिर जब IMF के पास गया तो ऐसी शराइत की बुनियाद पे गया कि अभी तक जो कंवर साहिबा कह रही थी कि 21 बार पहले भी लोग गए हैं, तो इस मुल्क में भी बहुत सारे बार लोग गए हैं। मुल्क से बाहर भी IMF से बहुत सारे लोग हैं जो IMF से कर्जे लिए हैं। लेकिन इस तरह की शराइत कभी किसी ने IMF की तस्लीम नहीं की हैं जो शराइत ये मौजूदा गवर्नमेंट ने किए हैं। और ये जो एग्रीकल्चर का, ये तो मेरे भाई ने कह दिया, सेनेटर साहब ने किए, ना अहल है, ना कम में है, ना लायक है। ये ना कम में, ना अहल, ना लायक नहीं है। ये लोग बहुत उस्तादों की उस्ताद है। ये वजह एग्रीकल्चर को इन लोगों ने खामखा तबाह कर दिया। ये जब चीनी बाहर एक्सपोर्ट करते हैं तो इसमें मुल्क का नुकसान तो हो जाता है, लेकिन इनका जो माफिया है इसको फायदा मिलता है, फिर उसको इंपोर्ट भी करते हैं। जब ये गंदम बाहर को इंपोर्ट करते हैं तो इसमें मुल्क का नुकसान तो हो जाता है, लेकिन इनके माफिया का फायदा हो जाता है, क्योंकि एक बार इसको भिजवाने में, एक्सपोर्ट करने में इसको फायदा होता है, दूसरी बार उसको इंपोर्ट करने में इसका फायदा हो जाता है। अगर आप अपने किसान के बजाय दूसरे मुल्क के किसान को फायदा पहुंचाते हैं तो आपका एग्रीकल्चर कैसी तरक्की करेगा? आप अपने मुल्क के अंदर अपने किसान से गंदम ले रहे हैं, मैं खुद का शिकार हूं। आप किसान से आप गंदम ले रहे हैं 18,000 पे और बाहर से आप इंपोर्ट कर रहे हैं 23,000 पे। तो ये किस तरह आपका किसान आगे जाएगा? किस तरह आपका किसान दूसरे मुल्कों के किसानों के साथ कंपटीशन करेगा? आप अद्वियात पे जाए, आप एग्रीकल्चर सामान जितना भी है, ट्रैक्टर से लेकर थ्रेशर तक, और जो चीजें हैं जो एग्रीकल्चर में जो जमींदार को चाहिए, इस आप टैक्सेस देके कि इन लोगों ने कितने टैक्सेस लगाए हैं। हमारे दौर में भी जो हम आए थे तो आपको याद होगा, लोग चीनी के लिए कतारों में खड़े होते थे, लोग आटे में कतारों के लिए खड़े होते थे। लेकिन बहुत जल्द हमने अपने किसानों को सब्सिडी दी, हमने अपने किसानों को प्रोमोट किया, तो पाकिस्तान इस पोजीशन में आ गया कि हम फूड एक बदतरीन सैलाब भी आपके दौरे हुकूमत में आया था। ये इसका जो बिल्कुल जो आपने कहा कि 2010 वाला हुआ था कपास, ये मैं देख रहा था कि ये वही साल था, ये वही साल था। ठीक है, बिल्कुल वही साल था, वो बारिशों वाला साल था, सैलाबों वाला साल था, जिसमें इसमें कमी आई थी। आप मुझे बताएं, अगर आप हफ्ते में 6 बार बढ़ाते हैं बिजली का रेट, आप बढ़ाते हैं,
तो आप अपने किसान को किस तरह का, किसान दूसरे लोगों के साथ किस तरह कंपटीशन करेगा जहां पे लोगों को बिजली जो है वो सब्सिडी पे मिलती है। आप तो 6 बार इस चीजों का आपका इंडस्ट्रियलिस्ट किस तरह दूसरों के साथ आप एक्सपोर्ट किस तरह बढ़ाएंगे अगर आप हफ्ते में 6 बार जो है वो महीने में 6 बार आप बिजली का रेट बढ़ाते हैं, तो किस तरह आपका टेक्सटाइल्स जो है वो दूसरे मुल्कों के साथ और दूसरे दुनिया के साथ कंपटीशन करेगा। तो ये जो अभी फार्मूला किया है ये शौकत तरीन साहब बिल्कुल ठीक अच्छा फार्मूला उन्होंने पेश किया है, लेकिन ये चलेगा नहीं। जो माफिया थे वो कभी नहीं, आपको लगता है ये नहीं कर पाएंगे? फायदा मिले, आपको लगता है ये नहीं कर पाएंगे? क्यों नहीं कर पाएंगे? क्यों नहीं कर पाएंगे? को कभी ऐसा नहीं करने देंगे। अच्छा, माफिया इनको नहीं करने देंगे। चले मैं एक चीज सामने रख देता हूं अभी। वो तो किसान का फायदा नहीं। रॉयटर्स की खबर है कि पाकिस्तान की जो कॉटन प्रोडक्शन है उसमें 18% तक इस साल पहली मर्तबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में इजाफा हो सकता है। कमल शोदब साहबा, अब क्योंकि बड़ी है बड़े लंबे अरसे के बाद कॉटन इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, तो आपको बहुत ज़्यादा कॉटन चाहिए। ये वो महीना है जिसके अंदर अगर आप सपोर्ट करें किसान को और पॉलिसी बनाएं इसके बारे में, तो आप कम से कम कपास की पैदावार में खातिर ख्वाह इजाफा कर सकते हैं। ये 18% तो कुछ भी नहीं है, आपको इससे डबल इजाफा करना होगा। तो पॉलिसी क्या है? अब आप बता रही थी कि आपका अपना इलाके के अंदर क्योंकि कॉटन लगती है, तो जो आप कर रहे हैं वो अब आप बताएं। देखिए इमरान, मैंने इतना लंबा तबर्रा सुना है, अभी दोनों भाइयों ने बड़ा लंबी छोड़ी है, तो मुझे जरा 1 मिनट एक्स्ट्रा दीजिए, मैं जरा पहले इनको जवाब दूं और फिर आ जाती हूँ कपास पे। ये अफनान साहब ने कहा कि जी बहुत झूठ बोलते हैं। ज्यादा लंबी कोई नहीं छोड़ सकते, वो लंबी छोड़ने का चले बात तो मुकम्मल कर लेना वो। जी चले बोले आप। जी तो एक्सपोर्ट्स का इन्होंने कहा कि जी ये झूठ बोल रही हैं या नहीं। आप मुझे करेक्ट ना करें, मैं अभी आपकी सारी जो चट्टे कटे हूँ मेरे पास भी हैं, अपनी अपनी बारी पे बोल लेंगे तो ठीक रहेंगे। आप कर रहे हैं कि सेनेटर साहब को। चट्टान साहब, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती। साहब आपके साथ तो सुलह उनकी आजकल पीपल्स पार्टी के साथ तो बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, आपकी तो आजकल नून लीग से लड़ाई है, तो वो जरा याद रखा करें लड़ना किससे है। सीख लेना, बात सुन ले। हमारे सबसे अच्छे ताल्लुकात है, जो भी अच्छा काम करे हम साथ। इन्होंने यू टर्न लेना अब जरा बात सुन ले, खातून है, बात करने। जी प्लीज। 2013 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत गई और ये बहुत बड़े जो साइंसदानों की हुकूमत आई जो अपने आप को बहुत बड़ा इकोनॉमी के चैंपियंस कहते हैं, तो उस वक्त पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स $25 बिलियन थी और करंट अकाउंट डेफिसिट 2.5 बिलियन था। जिस वक्त ये बड़े बड़े साइंसदान मुल्क को छोड़ के गए हैं, तो 22 या चले इनकी मान ले $23 बिलियन पे ड्रॉप करके देके गए और करंट अकाउंट खसारा जो है वो $20 बिलियन, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं आया। ट्रेड डेफिसिट यानी कि इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स का जो गैप है वो $40 बिलियन पे। इसमें मुझे बता दें मैं क्या झूठ बोल रही हूं। और 5.8 का ये कह रहे हैं जनाब हमारा ग्रोथ रेट था। माशाल्लाह से आपने कभी सुना है सिंपल एक इकोनॉमी का? मैं एक आपको फॉर्मूला बता दूं, घर में किसी खातून को आप कहें कि जनाब हम कमाते कुछ नहीं है, हमारी रोजी रोटी कोई नहीं है, हम कोई चीज ऐसी नहीं है कि बेचते हो और कमाते हो, दुकान हमने खोली हुई है, हाँ हम कर्जा जरूर ले रहे हैं और आप जो कहेंगे हम आपको ला के देते रहेंगे, कर्जा हम पे चढ़ता रहेगा, उसकी किस्तें भी चढ़ती रहेंगी, लेकिन हम ये कहेंगे कि हम बहुत तरक्की कर रहे हैं, बड़ी खुशहाली ला रहे हैं। तो ये इनका सारा जो है फॉर्मूला था। और एक्सचेंज रेट जब भी ड्रॉप करता है, करेंसी महंगाई आती है। सुन ले अफनान साहब, सुन ले, हौसले से सुने, मैं इकोनॉमी की स्टूडेंट हूँ और मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। ये आपके आपने 2.5 साल में कर्जा क्यों लिया इतना? अगर अच्छा हमने 5 साल में आपने मुझे बताया ये सारा, अगर कर्जा पूरा है तो फिर आप ना ले। आपको मैं असलियत बता रही हूँ। नहीं आप इसको एक्सप्लेन कर दें जरा। हम तो आप साइंसदान हैं, हम तो इतने साइंसदान नहीं है, एक्सप्लेन कर दें जरा इसको। चलें बता दें उनको। आपने 2.5 साल में उतना कर्जा लिया जितना हमने 5 साल में लिया। इसाकदार को आप बताएं ना, आप चैंपियन है, वर्ल्ड चैंपियन। जाके तशरीह करवाएं, मुझे जरा बात करने दे, मैं आपको जवाब दे रही हूँ। मैं अभी जिससे बात कर रही हूँ इमरान साहब। चले बात तो मुकम्मल कर दें इमरान साहब, इनको जरा जी ठीक है आप बात ना, तकलीफ क्यों होनी शुरू हो गई है? जो असलियत है वो सारी दुनिया को पता है। अच्छा चले बात तो मुकम्मल करें। जिन दिनों में ये कॉटन पे अभी इतनी बयान कर रहे हैं कि जी वो बड़ी कॉटन हमारे तो ऊपर भी जाती थी, आपने बताया इनके दौर में नीचे भी आती थी, वो तो चले बड़ी अच्छी बात है कि चले कॉटन की प्रोडक्शन हो रही थी या कम हो रही थी या ज्यादा। टेक्सटाइल सेक्टर 2016 में कंप्लीट बंद हो गया। तकड़ियों पे तोल तोल के लोगों ने लूम्स बेचनी शुरू की। फैसलाबाद में ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है 2016 की,
5 लाख लेबर जो है वो बेरोजगार हुआ है मोहतरम नवाज शरीफ साहब के आला दौरे हुकूमत में। तो मुझे बता दें कि उस वक्त अगर इतनी कॉटन प्रोड्यूस हो रही थी तो मुल्क में टेक्सटाइल का बेड़ा गर्क क्यों हुआ था, जबकि इनकी अपनी इंडस्ट्री 9,000% दोनों की बिजनेसेस बढ़ गए। चीनी 140 रुपए मिली है। और सुन ले मेरी बात, जब आपने आर्टिफिशियल बिजली कितने की थी 2016 में? तो ये सारी बातें ये ड्रामेबाजी लगती हैं। आप जाके सिर्फ एक सिंपल इकोनॉमी की थ्योरी होती है डेप्रिसिएशन, करेंसी डेप्रिसिएशन, मिफ्ता इस्माइल से पढ़ लें, वरना मैं उनकी वीडियो मेरे पास पड़ी है, क्लिप्स में वो भेज देती हूँ। अच्छा, अब आप कर्जे का तो जवाब दे दें जनाब, ये कपास के बारे में बात कर लें। अफनान साहब सुन लें, हौसले से सुन लें। आपने मेरा कर्जे वाला जवाब दे दें प्लीज। कर्जे वाला जवाब मैं दे दूंगी, अभी जरा अगली बात सुन लीजिए। जो आपने बेल्स की बात की इमरान, आपको मैं सिर्फ 2 या 3 फैक्ट्स रखूंगी। इस वक्त जो पाकिस्तान की कॉटन प्रोडक्शन, और एक याद रखिएगा कि इन दोनों के दौरे हुकूमत क्या पिछले 100 साल में किसी ने इस तरह का पेंडेमिक नहीं देखा जो पाकिस्तान इस वक्त फेस कर रहा है पूरी दुनिया के साथ। हम आइसोलेशन में नहीं है। दूसरी बात, दूसरा फैक्ट है, ये चेक कर लें आप, ब्लूमबर्ग चेक कर लें, वर्ल्ड बैंक चेक कर लें, किसी की रिपोर्ट चेक कर लें। 6वां साल है दुनिया में इस वक्त जो फूड बास्केट है उसमें इस वक्त ये ईयर जा रहा है, इन्फ्लेशन हाईएस्ट आ रही है, फूड इन्फ्लेशन। नंबर 3, पाकिस्तान ने पिछले साल टिड्डी दल का मुकाबला किया, मशवरा किसने दिया था और जो 10% जो एक्स्ट्रा इन्फेस्टेशन हुई पेस्टिसाइड की, उसकी वजह से आपकी क्रॉप ड्रॉप की है और उसकी वजह से क्रॉप की प्रोडक्शन में फर्क आया। इसके अलावा मॉनसून का पैटर्न जो क्लाइमेट चेंज ने हिट किया, जो माशाल्लाह इनके कभी कंक्रीट के जाल बिछाते रहे, कंक्रीट के इन्होंने शहर बना दिए, क्योंकि उससे जो इत्तेफाक फाउंड्री का और सीमेंट का काम चलता था तो डबल स्टोरी लाहौर बना दिया। बाकी सारा मुल्क का पैसा एक्सपोर्ट क्यों किया आपने आटा और चीनी? पूरे पंजाब का बजट तख्त लाहौर हमें समझ नहीं आया, हम इतने बड़े इकोनॉमिस्ट नहीं हैं। 33% अगर आप समझा दें कि एक्सपोर्ट क्यों किया। मेरे इलाके का बजट कभी हमें नहीं मिला। साउथ पंजाब को एक्सपोर्ट का तो बता दें। तो साउथ पंजाब सबसे ज्यादा आपकी कॉटन प्रोड्यूस करता है, वहां इन्होंने जाके अपनी शुगर ड्रैकुला की तरह इन्होंने खून चूसा है। अभी हमें बातें कर रहे हैं एग्रीकल्चर, आप 10 साल में चेक करें, साउथ एशिया के रीजन में सबसे कम प्रोडक्शन पर एकड़ यील्ड पाकिस्तान कर रहा है। क्यों? क्योंकि कोई पॉलिसी नहीं, और एग्रीकल्चर डिवॉल्ट सब्जेक्ट है। ये भाई मेरे चट्टान साहब इतनी बातें करते हैं, जरा सिंध के में नंबर्स दे दें कि आप क्या कर रहे हैं वहां पे, किस तरह की प्रोडक्शन हो रही है। हम तो अब लार्जर स्पेक्ट्रम में ला रहे हैं। इस वक्त एग्रीकल्चर की पूरी पॉलिसी बन गई है, और इस वक्त जो प्रोडक्शन बढ़ने की वजह है वो यही है। एक तो आपकी इरिगेशन की, कल ही अभी मेरी उनसे मुलाकात हुई है मोहसिन लगारी साहब से, मैं चाहूंगी मेरे भाई बता रहे हैं कपास की प्रोडक्शन कम हो गई है। एग्रीकल्चर के मिनिस्टर को भी लगातार 3 साल कम होने के बाद इस साल बढ़ रही है, लगातार 3 साल कम हुई है। एशिया में जी ड्रॉप की, क्योंकि क्लाइमेट चेंज भी हिट किया, दूसरा आपके पेंडेमिक था, तीसरा मैंने आपको बताया कि जो टिड्डी दल का पिछले साल और उससे पिछले साल पूरा अटैक हुआ, उसकी वजह से जितना पेस्टिसाइड यूज होता है वो आप चेक कर लें। जी मैंने उस पर रिसर्च किया था, उसकी वजह से ओवरऑल वो होता है वो फसलों को नुकसान पहुंचाता है। एग्जैक्टली। अच्छा, दूसरा इन्होंने एक्सपोर्ट की बात की और ग्रोथ रेट की बात की। अफनान साहब जरा ये चेक कर लीजिएगा कि जब आपके सागदार जो हिटमैन थे पाकिस्तान के इकोनॉमिक हिटमैन, वो 5.8 के नंबर फर्स्ट वाली बात का जवाब दे देंगे आप रीजन में उस वक्त भी पाकिस्तान की ग्रोथ रेट सबसे कम थी, और जो एक्सपोर्ट टू जीडीपी थी वो दुनिया के 4 लोएस्ट ममालिक में पाकिस्तान 1.4 वाली ठीक है। 22 अरब का ये मुल्क, 22 करोड़ का 1.4 वाली बेहतर है कि 6% वाली बेहतर है? ये बता दें। टोटल एक्सपोर्ट जो है मुझे सिर्फ ये बता दें 1.4 वाली बेहतर है या 6% वाली बेहतर है? सुन भी लिया करें, अभी नए पार्लियामेंटेरियन बने, आपसे सवाल नहीं नया या पुराना है वो, लेकिन बात ये है कि बांग्लादेश जो सवाल है वो तो सवाल है ना, फिर सवाल का जवाब तो दे दे मेरी। आप मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दे रही। मैं तो सबके सवालों के जवाब दे रही हूँ, आप लोगों को कोई सवाल करो तो जवाब नहीं आता, आगे से इल्जाम तराशी। अच्छा चले, मुझे एक चीज बता दें, मुझे एक चीज बताएं जी, क्या किसान को कोई इंसेंट आप लोगों ने प्लान किया है कपास पे देने का? सादा सवाल है, उसको पता होगा कि उसकी कपास कितने की बिकेगी, कोई सपोर्ट प्राइस वगैरह आप दे रहे हैं या नहीं देंगे? देखिए इमरान, ओवरऑल किसान को देखें, बारदाने पे पहली दफा हुआ है कि उसको पैसे ज्यादा मिल रहे हैं। दूसरी बात, गन्ने की जब फसल आई
इन्होंने सबने मिलकर इतना शोर मचाया, 300 रुपए पहली दफा है कि किसान के पास जा रहा है, किसान को ही सपोर्ट कर रही है। कपास का इस वक्त फाइनलाइज हो रहा है, जिस वक्त वो नंबर्स आएंगे मैं आपसे शेयर कर लूंगी, मैं आपको मैसेज भी कर दूंगी। और बट आप लोग ये प्लान कर रहे हैं, ये कपास को आप कपास के जी काश्तकारों को आप सपोर्टिंग प्राइस के लिए प्लान कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये पहले नहीं हुआ। सबसे ज्यादा इमरान, सबसे ज्यादा कपास नहीं, हर फसल की इंश्योरेंस की ऑफर की जा रही है कि अगर किसान की अगर खेत को या उसकी फसल को कोई नुकसान पहुंचता है तो वो इंश्योर्ड होना चाहिए, उसको उस नुकसान की कंपनसेशन हो सके। ये पॉलिसी भी लाई जा रही किसान के लिए, एग्रीकल्चर के लिए कंप्लीट पॉलिसी पैकेज है, जिसमें सूबे के साथ मिलकर भी बात हो रही है और यहां पर भी इस चीज को डील कर रहे होते हैं। और एक पूरी नेशनल असेंबली के जो स्पीकर साहब हैं उनके अंडर पूरी एग्रीकल्चर की एक कमेटी है, पार्लियामेंट्री कमेटी है, जो इस पे बहुत डिटेल में सारा काम कर रही है। चले मैं इसकी डिटेल में आगे इसके ऊपर इंशाल्लाह इस पे काम करेंगे। लेकिन माजी में मैं एक चीज याद दिला दूं, माजी में कुदरती आफात हो या कोई और मामलात हों, किसानों को जब भी नुकसान हुआ उनके साथ वादे किए हर हुकूमत ने कि उनको कंपनसेट करेंगे, आज तक नहीं हो पाया। बस ये दिखावा की छोटी मोटी तस्वीरें और ये वो दिखावा है, हो नहीं पाया। अल्लाह करे आप लोग कर पाएं, ये इंश्योरेंस काम कर जाए। ब्रेक लें, वापस आते हैं, फिर बात करें। वेलकम बैक नाज़रीन। खुदा चट्टान साहब, कोरोना के हवाले से मैं आज क्योंकि मैंने एक चक्कर लगाया लाहौर का, तो आइडिया हो गया कि लोग ये समझ बैठे हैं कि शहर बंद होने वाले हैं तो सारे धड़ाधड़ शॉपिंग कर रहे हैं, तो आज थोड़ा रश ज़्यादा था। लेकिन ये कुछ शरह नीचे की तरफ आई है, ये कुछ हौसला अफजा चीज़ है। फिर वैक्सीनेशन पे भी कोशिश कर रही है गवर्नमेंट के, कम से कम एक दिन में 4 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने की कैपेसिटी ईद के बाद तक हासिल कर ले और ईद के बाद सबके लिए वैक्सीन ओपन कर दी जाएगी, वो फिर उम्र की कैद भी ख़त्म हो जाएगी। आपके ख्याल में पाकिस्तान ने दोबारा बेहतर हिकमत अमली दिखाई है या यहाँ पे भी हुकूमत को आप नाकाम कहेंगे? देखिए, इस चीज पे तो हुकूमत के पास कोई पॉलिसी है ही नहीं। अभी तक तो हमने कोई पॉलिसी नहीं देखा। जो रहम करम अल्लाह ताला की तरफ से है वो तो अल्लाह ताला की तरफ से है। अभी कल ने कहा कि ये हमें ये कोरोना आ गया और ये गांव में एक होता है खैरातखोर को शादी में भी फायदा और इससे डबल फायदा गम में होता है, क्योंकि मुर्दे का इसको कपड़े भी मिल जाते हैं, इसको जूती भी मिल जाते हैं। तो ये लोग हमें बताए इन लोगों ने अभी तक क्या किया है, लॉकडाउन में इन लोगों ने क्या किया, आप बता दें ना बिलावल साहब ने क्या किया है। सारी दुनिया वैक्सीन मंगवा रही थी, ये हमें बताया कि 50 ने दी वो तो आपने अपने सारे नाम पे हाथ लोगों को लगा दी, कितने गरीबों को लगाई है। सबसे पीछे सूबा सिंध है, इनके कर्ज सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस सूबा सिंध में आ रहे हैं। आप अपना बता दें। इमरान इसको खामोश बारी कर दिया करें ना, बेड़ा गर्क करने लगे थे। अब एक दूसरे की बारी में ना बोले, वक्त बहुत कम है। अच्छा देखें, मैं आपकी बात हूं अखुंदा चट्टान साहब, देखें बात यह है कि आपकी अगर सिंध में हुकूमत ना हो फिर तो आप इन पे तनकीद करें। वैक्सीन तो सूबे खुद मंगवा सकते हैं, ये तो 18वीं तरमीम के बाद आपके पास इख्तियार है, आपने कहां मंगवाई है? 6 महीने तक इन लोगों ने सूबों को इजाजत नहीं दिया था कि ये अपने लिए वैक्सीन मंगवाए। अभी उन्होंने अपने लिए सूबों ने हमारे 18वीं तरमीम के बाद कौन सी इजाजत? 10 लाख वैक्सीन चाइना से मंगवाई है। आप बाकी हमसे इजाजत लेके चलते हैं, खुदा का नाम माने बनाना शुरू कर दिया। तो अगर इस तरह है तो फिर इमरान नाराज नहीं होना, फिर ये बात नहीं कर सकेंगे। मैं आपको बता दूं, बेशक फिर या मेरे आवाज बंद करो या ये बात नहीं ऐसे ना करें प्लीज। मैं अफनानुल्लाह खान साहब की बारी है, इसके बाद मैं उनको बात करने का मौका दूंगा। हौसले से काम ले। अच्छा ठीक है, चले मेरे ख्याल में बात करें जल्दी से। एक 127 अरब डॉलर आ गए इस मुल्क में। इनसे पूछे कहाँ पे है? उन लोगों को तो कोरोना में इसके कर्जी शुरू हो गई, जो कह रहे हैं कि इतने पैसे आ गए। ये कोरोना की वजह से पाकिस्तान वो भी सारे मुल्क में भेज दिए, क्योंकि इन लोगों के पास वो सारे अपने मुल्क के अंदर भेज रहे हैं। उन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई लेकिन कराची की सीट उन्होंने जीत ली है। मैं अफनानुल्लाह खान साहब, ये मुझे बताइए $50 का, मुझे बताइए कि $50 का इन लोगों ने मंगवाए थे। अभी सारी दुनिया अपना वैक्सीन बना रही है।
ये तो अभी आप तक अपना खैरात बता का देना, खून होता है कि हम तो कभी चले एक सारा में कुछ जाते, गलत एक कर रहे हैं, वकील आप मांगने अपना के बता लिए, दें। कभी अच्छा, दूसरे वैसे पे ये बड़ी जाते। इंटरेस्टिंग बात है सिवाय कि पीपल्स पार्टी कि के एक जो मिनट एक मिनट एक गवर्नमेंट मिनट एक मिनट सर, है, उसको अगर मेरी चाहिए, मेरी यार सुन लेना, दर्शन तो वो बता सर दें। मैं भी यहाँ बैठा इनके हूँ। पास ये यानी मुझे अपना पॉलिसी बताइए, इन लोगों का अब पॉलिसी आप क्या है? लोग पीटीआई की 2-3 साल की हुकूमत को ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान वैक्सीन इजाद क्यों नहीं कर रहा, और सर 35 साल से आपने कितने साइंसदान पैदा किए हैं इस मुल्क में, कितने ऐसे पीएचडी डॉक्टर्स पैदा किए हैं इस मुल्क के अंदर, या कितने ऐसे इंस्टीट्यूट आप लोगों ने इस मुल्क में बनाए जहां पे वैक्सीन की इजाद हो सके। हमारा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। आप दुनिया में जाके सबसे बेहतरीन इंजीनियर अगर आपको मिलेंगे वो पाकिस्तानी। सर वो पाकिस्तानी बाहर काम कर रहे हैं, वहां इंस्टीट्यूट बने हुए हैं। सर दुनिया में पाकिस्तानी अफरानुल्लाह खान साहब, मैं आपके वाले कहता हूं, देखें मैं सर इंसाफ की बात करें, दुनिया में जहां पाकिस्तानी बेहतरीन काम कर रहे हैं उन मुल्कों ने उनको एनवायरनमेंट दिया, इदारे बनाए, माहौल बनाया, उससे फायदा उठा के वो लोग उन मुल्कों की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। हमें यह मानना पड़ेगा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने और तमाम दौरे हुकूमत जो है, कोई भी यहां पे पाकिस्तानियों को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे नहीं ले जा पाया। अफरानुल्लाह खान साहब चंद सेकंड है हमारे पास। देखें जो पाकिस्तान की नंबर 1 टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी है वो नस्ट है। मैं खुद भी नस्ट का पढ़ा हुआ हूँ, वो पीएमएलएन के दौर में बनी है। फिर हायर एजुकेशन कमीशन का जो बजट था वो हम रिकॉर्ड लेके गए हैं, पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी इतना नहीं हुआ। नंबर ऑफ पीएचडीज प्रोड्यूस जो है वो हाईएस्ट नंबर थे मुस्लिम लीग नून के दौर में, जो पिछले 2 साल के अंदर उनके तमाम तकरीबन प्रोजेक्ट जो है वो करटेल कर दिए गए हैं। फिर जो है हमने जो है वो हमने जो है, या कहते हैं, इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जो है वो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज बनाई, मशीन से 162 अरब के आसास से बनाई है, इतना नहीं हुआ। मेरे पास वक्त खत्म हो गया, लेकिन एक चीज मैं बताऊं, एक चीज हूं कि हमने जो बेहतरीन चीजें भी बनाई है ना, वो आलमी रैंकिंग में कहीं नहीं आती। अपना गिरेबान में झांकना पड़ेगा और थोड़ा सा अपने आप को बेहतर करना पड़ेगा। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, मुलाकात होती है कल। अल्लाह हाफ़िज़।